हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए इलेक्ट्रीशियन पेपर का सॉल्व पेपर, जो कि जो लोग आईटीआई करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो लोग सेमेस्टर वाले हैं उनका भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चाहे हम यहाँ पर कहें फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या हम सेकेंड ईयर के आईटीआई कहें, दोनों बात एक ही है। तो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आज का पेपर हमारा होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पर 8-9 पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, जो कि यहाँ पर पुराने जो पेपर है। और आज के हमारा यहाँ पर 22 नंबर का वीडियो होने वाला है। तो आपने यदि 21 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है क्वेश्चन कि जब ध्रुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गति भी दोगुनी की गई हो तो जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा या उतना ही रहेगा या 2 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। डेली की तरह दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप डेली क्वेश्चन को देखा कीजिए। आपको मात्र 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा और 5 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आप सभी लोग आंसर दीजिए और डेली रात 8 बजे आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लास आपके लिए चलाई जाती है। देखिए दोस्तों, जब ध्रुवों का फ्लक्स दोगुना किया गया हो और गति भी दोगुनी की गई हो तो जनरेटर का जो प्रेरित ईएमएफ होगा वो 4 गुना हो जाएगा। कैसे कैसे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सूत्र होता है ईबी बराबर P/Z N, ठीक है, अपान 60 होता है। इस सूत्र से हमारा हो जाता है, अर्थात दो गुना करते हैं तब फाई का भी दो गुना करते हैं और ईबी का मान क्या हो जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसको हम ईएमएफ से डिनोट करते हैं, अर्थात ईबी है, यही हमारा ईबी है। तो ये हमारा 4 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पे कह रहा है क्वेश्चन, किसी प्रकार की डीसी मशीनों में अवशिष्ट चुंबकत्व अर्थात रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आवश्यकता है। ऑप्शन दिया गया स्व उत्तेजित जनरेटर या डायनेमो या पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर या शंट मोटर। देखिए दोस्तों, चलिए पहले एक बार आंसर सभी लोग दे लीजिए मात्र 5 सेकेंड में। चलिए देखिए दोस्तों, स्व उत्तेजित मतलब कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यकता होती है, लेकिन पृथक उत्तेजित जो जनरेटर होते हैं उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक नहीं है, मतलब कि नहीं भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। और अवशिष्ट चुंबकत्व वोल्टेज बिल्डअप में सहायता प्रदान करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 पे क्वेश्चन नंबर 123 है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर लोड सर्किट में करंट एक ही दिशा में करता है या आर्मेचर में एसी को डीसी में बदलता है या टर्मिनल धारा बढ़ाता है या आर्मेचर में करंट की दिशा उल्टी कर देता है। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक डीसी जनरेटर का जो कम्यूटेटर होता है आर्मेचर में एसी को डीसी में बदलता है, इसको आप क्लियर कर लिए। और कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से हम क्या करते हैं? डीसी मोटर में एक दिशीय आघूर्ण पैदा करते हैं या पैदा होता है, जो कि जनरेटर को एक दिशा में घुमाता है और जनरेटर की स्थिति में यह धारा को ब्रश की मदद से बाह्य परिपथ को भी देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124 पे कह रहा है क्वेश्चन कि आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस या आर्मेचर रिएक्शन या कम्यूटेशन या स्फूलन। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? कम्यूटेशन। क्योंकि दोस्तों आर्मेचर की धारा जो होती है, आर्मेचर की धारा में होने वाले परिवर्तन को हम दिक् परिवर्तन अर्थात कम्यूटेशन कहते हैं। और जितने समय में धारा का एक रिवर्स होता है उस समय को हम दिक् परिवर्तन काल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 125 पे कह रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो परिवर्तितों को खाली स्थान के लिए कुंडलित किया जाता है। यहाँ पर जो आपका खाली स्थान है यहाँ पर क्या फील होगा? पहला ऑप्शन दिया गया 2 ध्रुवों, बी ऑप्शन दिया गया 6 ध्रुवों, सी ऑप्शन दिया गया 8 से 12 ध्रुवों और डी ऑप्शन दिया गया 30 से 40 ध्रुवों। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 125 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और डेली दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ जितने भी लोग अभी हाल ही में जुड़े हैं, डेली रात आपको 8 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। बहुत सारे लोग लाइव के क्लास देखने के बाद भी देखते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 8 बजे लाइव आ जाया कीजिए। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों भाप टर्बो परिवर्तनों जो क्या होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पोल के लिए ही कुंडलित किया जाता है। लेकिन रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसकी गति ज़्यादा होती है और इसकी अच्छी जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। और निकालने की बात करें तो इसका हम निकाल भी सकते हैं जो NS बराबर 120 F/P से, जहाँ पर NS आपका 3000 RPM तक होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए ऑप्शन, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे कह रहा है क्वेश्चन, वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों का MO होना चाहिए आसान या केवल समान या समान या और असमान या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग आंसर दीजिए। जितने भी लोग वीडियोज देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों वेव वाइंडिंग में जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है, कम्यूटेटर खंडों का MO जो होता है वो समान और असमान होता है, मतलब कि दोनों तरह का होता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि दिक् परिवर्तन द्वारा ही धारा को क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। और ये जो होता है ब्रश की सहायता से धारा जो होता है बाहरी परिपथ को देता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों को MO होना चाहिए तो समान एवं और असमान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 पे कह रहा है क्वेश्चन, एक DC जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध R होता है गति वर्ग के समानुपाती या गति के त्रिघात के समानुपाती या गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या कम के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग अर्थात यहाँ पर लाइव देखने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम लोग देख रहे हैं। देखिए दोस्तों एक DC जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध जो होता है RC गति के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्रांतिक प्रतिरोध वो प्रतिरोध होता है जिसके ऊपर जनरेटर वोल्टेज नहीं जनरेट करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे कम पर जनरेट करता है। और DC जनरेटर का जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है फील्ड का प्रतिरोध होता है। इसलिए यहाँ पर हम सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि गति के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? R होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 128 पे कह रहा है क्वेश्चन कि स्विन वर्ग जांच पद्धति में DC और यहाँ पर दिया गया M/C किस रूप से चलती है? पूर्ण लोड पर या निर्धारित लोड प्रयुक्त ब्रेड लोड के साथ मोटर या शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर या निर्धारित लोड पर जुड़ा जनरेटर। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों जो स्विनबर्ग जांच जो पद्धति है वो DC, ठीक है, DC जो होता है M/C होता है ये शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर के साथ ही चलती है। और ये जो परीक्षण होता है ये परीक्षण दक्षता मापने का अप्रत्यक्ष परीक्षण होता है। और इस टेस्ट द्वारा केवल मशीन के लॉसेस ज्ञात किए जाते हैं, न कि कोई और चीज़। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 पे कह रहा है क्वेश्चन कि
किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं खाली स्थान के बीच संबंध बताती है। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें आपको फिल करना है, किसके बीच ये संबंध बताती है। प्रेरित ईएमएफ तथा फील्ड करंट के, या टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के, या प्रेरित ईएमएफ तथा लोड करंट के, या टर्मिनल वोल्टेज तथा फील्ड करंट के, किसके बीच ये विशेषताएं किस डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं ये बताती है। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है और जो लोड होता है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज तथा जो लोड होता है ये करंट की बाहरी विशेषताएं हैं। और बी जो आपका बैक ईएमएफ होता है, ठीक है, जो ईबी से हम डिनोट करते हैं, इसकी फील्ड करंट और जनरेटर के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है। और डीसी जनरेटर जो उत्पन्न होता है ये करंट एसी आकृति की होती है, न कि डीसी होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यदि एसी के लिए पूछा जाए, डीसी के लिए, इसमें डीसी ही होती है, तो ईबी बराबर हमारा V/2 हो जाता है। और यहाँ पर यदि भी पूछ दिया जाए तो यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, तो EB/2 हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पे कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को खाली स्थान बढ़ाया जा सकता है, गति को बढ़ाकर, या आर्मेचर की लंबाई बढ़ाकर, या फ्लक्स घनत्व को घटाकर, या गति को घटाकर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन टाइप के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए डीसी के लिए हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर के लिए हम सूत्र अपनाते हैं, ये होता है ईबी बराबर V+IA होता है, ठीक है, V+IA होता है। और V बराबर EB-IA हो जाएगा। तो हम सूत्र हम जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है। EB बराबर आपका होता है फाई ZNP/60A। और मैंने आपको पहला बताया था V बराबर EB-IA, तो आपको मान लीजिए समीकरण 1 है। और ये सूत्र को ध्यान रखिए। और यहाँ पर EB प्रोपोर्शनल टू N, ये आपको समीकरण नंबर 2। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार यदि जनरेटर की गति बढ़ेगी तो EB का मान भी बढ़ेगा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज V का क्या होगा मान, वो भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तथा जनरेटर खाली स्थान, यहाँ पर जो खाली स्थान इसमें क्या भरा जाएगा, लेवल कंपाउंडेड, या डिफरेंशियल रूप से कंपाउंडेड, या अंडर कंपाउंडेड, या ओवर कंपाउंडेड। चलिए सभी लोग बताइए, जितने भी लोग वीडियोज देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेवल कंपाउंडर जनरेटर का जो मान होता है वो शून्य वोल्टेज लोड पे आपका बराबर होता है। मतलब कि लेवल कंपाउंडर जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज पूर्ण लोड वोल्टेज के बराबर होता है। और ओवर कंपाउंडर जनरेटर का जो नो लोड होता है ये वोल्टेज पूर्ण लोड वोल्टेज से कम, तथा अंडर जो कंपाउंडेड होता है उससे नो लोड वोल्टेज से पूर्ण लोड वोल्टेज से अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, लेवल कंपाउंडेड। अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 पे कह रहा है क्वेश्चन, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स खाली स्थान में ईएमएफ प्रेरित करता है। प्राथमिक व दिक् परिवर्तिक दोनों वाइंडिंग, या केवल ट्रांसफार्मर कोर, या केवल दिक् परिवर्तिक वाइंडिंग, या केवल प्राथमिक वाइंडिंग। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम कहेंगे कि करंट, ठीक है, जो करंट प्राथमिक वाइंडिंग से होकर बहती है, मतलब कि गुजरती है, उसमें कुछ फ्लक्स जो होते हैं वो क्षरण मतलब कि लॉस फ्लक्स हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। और बचा हुआ फ्लक्स जो होता है द्वितीयक वाइंडिंग में लिंक करता है, जिसके कारण द्वितीयक वाइंडिंग में ईएमएफ क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में क्या होता है, ईएमएफ प्रेरित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कहेंगे कि प्राथमिक वाइंडिंग में होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स
प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को खाली स्थान में जोड़ा जाता है। चलिए किस में जोड़ा जाता है ये, तो आप इस तरह भी इसको जान सकते हैं क्योंकि ये आसान है। इसमें जो क्या होता है, एक छोटे अंतर्ध्रुव होते हैं जो कि मशीन के ढांचे अर्थात युग जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, मुख्य ध्रुव के बीच लगाया जाता है इसके। और ये क्या होता है, इनके मोटे ताम्र विद्युत जो होते हैं, विद्युत रोधी तारे होते हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया। तो ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मार देंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में, या आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में, या लोड के साथ सीरीज में, या लोड के साथ समांतर में। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो होता है आर्मेचर के सीरीज में ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो होता है अंतर्ध्रुवों को आर्मेचर की श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 134 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है तो वह खाली स्थान होगा ठीक प्रकार से काम करेगी, या रुक जाएगी, या जल जाएगी, या भयावह गति प्राप्त कर लेगी। सीरीज की बात कर रहा है दोस्तों, सीरीज तो बहुत ही खतरनाक मोटर होता है, मैंने आपको बताया था। तो हम क्या कहेंगे, सीरीज मोटर। यदि सीरीज मोटर का जो फील्ड कनेक्शन है टूट जाता है, ठीक है, तो उसका जो मान होगा बहुत ही तेज़ी से के साथ वो काम हो जाता है, उसका मतलब बहुत ही स्पीड ले लेता है जो सीरीज मोटर होता है। और बिना इसको लोड का हम चला भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया डी, भयानक गति प्राप्त कर लेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये सीरीज मोटर बहुत ही खतरनाक होता है, बिना लोड के इसको हम चला नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 135 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर खाली स्थान में बदलता है, मतलब किस में बदलता है ये डीसी जनरेटर। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि जो एक डीसी जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये किस नियम पे कार्य करता है, तो ये होता है फ्लोमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। और डीसी जो मोटर होता है, देखिए जनरेटर और मोटर में दोनों को बता देता हूँ। जो डीसी मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ये जो होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो जनरेटर होता है ये फ्लोमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, एक क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और एक क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो आपका डीसी जनरेटर होता है, और जो मोटर होता है ये आपका विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डीसी जनरेटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 136 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन खाली स्थान है, एसी को डायरेक्ट करंट में बदलना, या चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करना, या जनरेटर को हीटिंग को कम करना, या जनरेटर में बने करंट को एकत्र करना। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का जो प्रयोजन होता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है, और एसी को डीसी में बदलने की जो क्रिया होती है वो कम्यूटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कम्यूटेशन कहलाती है। और लघु पतन अर्थात जो शॉर्ट सर्किट होता है ये आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा के लिए होता है, और जब वह चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात एमएनओ को पार करती है और परिवर्तन अर्थात रिसर्व हो जाती है, तो दिक परिवर्तन जिसको कम्यूटेशन हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, एसी को डायरेक्ट करंट में बदलना। ये इसका किसका कार्य होता है, तो ये आपका किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन ये है, तो एसी को डायरेक्ट करंट में बदलना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अलग प्रयोजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता, स्टोरेज बैटरी, या सोलर बैटरी, या रेक्टिफाइड डीसी, या डीसी जनरेटर। देखिए दोस्तों, अलग से उत्तेजन के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये जो सप्लाई होती है स्टोरेज बैटरी, ठीक है,
जो कि रेक्टिफायर्स और डीसी जनरेटर के माध्यम से दी जाती है और सोलर प्रयोजन के लिए ज़्यादातर प्रयोग में नहीं भी लाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो नहीं के लिए जो पूछा जा रहा है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी सोलर। बाकी जो प्रयोग में लाया जाता है स्टोरेज बैटरी में, रेक्टिफाइड डीसी में और डीसी जनरेटर में लाया जाता है, लेकिन सोलर में कभी नहीं लाया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर की या को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे खाली स्थान कहते हैं। ट्रांसमीटर या शंट जनरेटर या मोटर या बूस्टर। दोस्तों श्रेणी जनरेटरों का जो प्रयोग होता है आर्क प्रकाश तथा जो श्रेणी बूस्टर होते हैं उसके ही रूप में किया जाता है। और श्रेणी बूस्टर किसी अन्य प्रदाय से धारा प्राप्त करने वाले फीडर जो होते हैं उनकी टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाने के काम में आते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है ज़्यादातर रेल इंजनों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, अर्थात यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर हमारा बूस्टर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 पे। कह रहा है क्वेश्चन शंट क्षेत्र कुंडली अर्थात फील्ड कॉइल में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत ही तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है? कुंडली का उच्च प्रतिरोध या फेरों की कम संख्या या फेरों की बड़ी संख्या या मोटी कुंडलन तार। दोस्तों शंट जो फील्ड होता है, शंट फील्ड पहले तो ध्यान से देखिए, इसका जो कुंडली होता है पतले तारों के अधिक फेरों की संख्या से ये बनाई जाती है, लेकिन जिससे कुंडली का जो क्या होता है प्रतिरोध जो इसका होता है अधिक हो जाता है और धारा क्या होता है बहुत ही निम्न प्रवाहित होता है, मतलब कि बहुत ही कम प्रवाहित होता है। और सीरीज कुंडली क्या होता है, सीरीज कुंडली में मोटे तारों की कम फेरों की बनाई जाती है, जिसके कारण जो कुंडली का जो प्रतिरोध होता है कम तथा धारा बहुत ही अधिक इसमें प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फेरों की संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि फेरों की संख्या बड़ी संख्या, फेरों की बड़ी संख्या, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर 0.35 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सारे वीडियोज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट दे रहे हैं, उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, आप सभी वीडियोज का लिंक दीजिए। तो मैं आपको जितने भी वीडियोज मैंने बताया है या बनाया है इस इलेक्ट्रीशियन का, सारे वीडियोज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। क्रम वाइज जो भी देखना चाहते हैं फर्स्ट से लेकर यहाँ पर 20 तक आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लीजिए।